नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तुगलक, सैयद और लोदी वंश। तो आज के हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में जब देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 वंश देखेंगे इसमें, तुगलक, सैयद और लोदी। तो आप खुद देखेंगे कि मैक्सिमम जो सवाल है वो तुगलक वंश पे आए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे सामने कुछ सवाल लिखे हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बता। आप पता होगा जफर खां के मरने के बाद उत्तर पश्चिम में मंगोल से सुरक्षा की जिम्मेदारी गाजी मलिक को दी गई थी, और वही गाजी मलिक आगे चलकर 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की नींव डालेगा। तो इसमें देखिए खुद कि इसका आंसर होना चाहिए गाजी मलिक। ये देखिए इसका आंसर है गाजी मलिक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक मैंने बताया था। गाजी मलिक ने 320 ईस्वी में तुगलक वंश की नींव डाली है। तो गाजी वंश किस वंश का संस्थापक हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। ये सारे सवाल यूपीएससी में आया, यूपीपीसीएस में आया हुआ है। ये एमपीपीसीएस का सवाल है। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक, देखिए नहर खुदवाने का जो पहला शब्द आ जाए, पहला शासक, ये देखिएगा। अगर नहर सॉरी अगर नहरों की जाल की बात आ जाए तो आंसर आपका फिरोज शाह तुगलक है। लेकिन पहला शासक, नहर खुदवाने का पहला शासक आ जाएगा तो आंसर होगा आपको गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो हम लोगों ने देखिए ये सब सारे सवाल, कोई भी सवाल आ सकता है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। तो अब हमें चूंकि राज तो बहुत वंश के लोगों ने किया, लेकिन 4 विकल्प में देखना है। अगर हम खिलजी को देखें, देखिए तो खिलजी 1296 से लेकर 1320 तक, यानी कि लगभग 24 साल। दासवंश 1206 से लेकर 1290 तक, लगभग देखिए भाई 84 ईयर्स के आसपास। लोदी वंश को देखिए तो लोदी वंश जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 1451 से 1526 तक। तो अगर हम लोग देखें तो 26 ये 49 ये, तो अगर हम लोग देखें लगभग 65-66 साल के आसपास, ये देखिए। और अगर हम लोग इसको तुगलक वंश को देखते हैं तो ये 1320 से 1414 तक, यानी लगभग अगर देखा जाए तो 94 साल। तो सबसे अधिक समय तक पूछा जा रहा है, इनमें से अधिक समय तक किस वंश ने शासन किया, तो आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। तो अगर ये डेट आपको याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में भाई सबसे बुद्धिमान, सबसे पढ़ा लिखा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ये हो जाएगा। आमीर कोही एक कृषि विभाग था जिसके तहत कृषि क्षेत्र में सुधार किया गया था। अकाल संहिता बनवाई गई, किसानों को सोनधरा ऋण बांटे गए थे। सब काम कौन कर रहा है, तो सब काम कर रहा है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो अमीर कोही डिपार्टमेंट जो था, ये देखिए कृषि विभाग था, ये एक तरह देखा जाए कृषि से संबंधित डिपार्टमेंट था, ये कृषि विभाग था। और इसी के द्वारा अकाल संहिता बनाई गई थी। अकाल के समय में किस किस व्यक्ति के क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे, अधिकारी क्या क्या कर्तव्य होंगे, उन सब के बारे में चर्चा थी। अधिकारियों के कर्तव्यों की, किस तरह अनाज बांटा जाएगा, ये सब कुछ था। तो सब कौन करवा रहा, मोहम्मद बिन तुगलक। चाहे अमीर कोही की बात आ जाए, कृषि विभाग है, चाहे अकाल संहिता आ जाए, सोनधरा ऋण आ जाए, सब कुछ कौन हुए। और इसी डिपार्टमेंट ने सोनधरा ऋण बांटे थे जो कि किसानों को दिए गए थे कि आपको बैल, हल, बीज सब खरीदने के लिए। दिल्ली की सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग, देखिए एक पृथक कृषि विभाग, यही जो अमीर कोही था एक पृथक कृषि विभाग ही था। कौन बनवा रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए कितनी बार सवाल आया हुआ है, यूपी मेंस में भी आ रहा है, झारखंड पीसीएस में भी आ रहा है, यूपी लोअर में भी आ रहा है, सब में देखिए सवाल आया हुआ है जिसको हम लोगों ने देखा। तो ये देखिए बेसिक हमारा रहा। अब फिर देखिए दीवाने को ही किससे संबंधित है। अकबर से तभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, फिरोज शाह तुगलक में है नहीं, अलाउद्दीन में पढ़ा ही नहीं। आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, हम लोगों ने इससे पहले देखा ही है। मोहम्मद तो अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था, देवगिरी, उसका नाम रखा था दौलताबाद, कुब्बतुल इस्लाम। तो इसका आंसर हो जाएगा दौलताबाद। ये देखिए सब पढ़ा, बहुत बेसिक सवाल है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, किसने दिया था, सब ये सारा निर्णय मोहम्मद बिन तुगलक के समय में है। तो उसने राजधानी परिवर्तन किया था। तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक।
सब कुछ देख कितना आसान पूछा। हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था राजधानी परिवर्तन किसके क्या क्या मत हैं, उसके बाद परिवर्तन में क्या क्या उपाय किए गए, फिर क्या कमियां रह गई, क्यों योजना असफल, ये सब हमने पढ़ा है। यहाँ तो बड़ा सिंपल सवाल है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। देखिए हमको तो ये पता, इसके पहले सांकेतिक मुद्रा चीन में गैताखू खा, चीन में कुबलाई खा और ईरान में गैताखू खा ने शुरू कर दिया था। यहाँ पर सांकेतिक मुद्रा भारत में किसने शुरू किया है, तो वह है मोहम्मद बिन तुगलक। इसने सांकेतिक मुद्रा में तांबे के सिक्के चलाए थे, और ये तांबे के सिक्के होंगे कहाँ से, ये चांदी के सिक्के के बराबर थे, सांकेतिक मुद्रा था। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने भारत सांकेतिक मुद्रा, फिर वही सवाल बार रिपीट कर रहा है, लेकिन ये आपको हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये सवाल देखिए यूपीपीसीएस मेन 17 में पूछा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का यानी सोने का सिक्का जारी किया, जिसे इब्न बतूता, तो एकदम सही बात है, इसके द्वारा जो एक सोने का सिक्का जारी किया, इब्न बतूता ने उस सिक्के को दिनार कहा, एकदम सही बात है। एमबीटी द्वारा एक नया सिक्का जारी हुआ था, और मोहम्मद आपका इब्न बतूता जिसके समय में आया था मोरक्को, यानी मूर देश का निवासी मोरक्को से आया था, अफ्रीकी मूल का था, वो यहाँ पर काजी के पद पे भी रहता है, इसका दामाद भी बनता है। उसी के द्वारा जो है इसके सिक्के को दिनार कहा गया था। एकदम स्टेटमेंट सही है, कथन तो एकदम सही है भाई। देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार के लिए एकदम गलत, ऐसा कोई बात नहीं है। स्वर्ण सिक्के जारी, स्वर्ण सिक्कों को टोकन मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा पहली बार स्वर्ण सिक्कों की थी ही नहीं, वो चांदी के सिक्कों की थी। और फिर टोकन मुद्रा जारी करने का दूसरा उद्देश्य था ताकि मेरे आपका चांदी की कमी हो चुकी थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसलिए उसकी सैन्य व्यवस्था मजबूत हो सके। इन सब को लेकर उसने जो है निर्णय लिया था, व्यापार को बढ़ाने को लेकर कोई उसका निर्णय नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल हुई, एकदम असफल हुई, कथन तो एकदम सही है, असफल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण, एकदम सही बात है, उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं लग सका। बर्नी ने कहा है कि आपका हर टकसाल में और आपका शाही टकसालों में, और यहाँ तक कि इसके अलावा हर आपका जो भी सुनार का घर था वहां पर सिक्के ढाले जाते थे। इसका मतलब उस पर कोई पेचीदा डिजाइन नहीं थी। इन सबको देखते हुए योजना असफल रही, क्योंकि नियंत्रण राज्य का नहीं था, उस पर ये लोग नियंत्रण नहीं लगा सके। तो ए सही है और आर भी सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मूर देश, मूर मतलब मोरक्को, मोरक्को देश कहते इब्न बतूता किसके समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। लगभग ये 1333 ईस्वी में यहाँ आता है, और 8 साल तक ये दिल्ली में काजी के पद पर रहेगा। ये मूर देश नहीं, मोरक्को। अब इस मोरक्को को या मतलब मोरक्को जब आप देखेंगे तो ये देखिए अफ्रीकन कंट्री है, ये लाल सागर है ये, और अगर हम लोग देखें तो ये मोरक्को यहाँ पर है, ये मोरक्को है। ये जो है मोरक्को का आपका निवासी था, बिल्कुल मोरक्को का निवासी था। कौन आता, किसके समय में आता है, तो आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आए, वही सवाल देखिए, दो बार पूछा है, 91 में भी 2011 में भी, और इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया था इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का वर्णन किया कि हर 3/4 किलोमीटर पर मील पर एक जो है घोड़े के द्वारा डाक ले जाया जाता है। एक गयासुद्दीन तुगलक के समय जो डाक व्यवस्था उसका विस्तृत वर्णन करता है। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का होली, हिंदुओं के त्योहारों में, होली में, विशेषकर होली में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा था, राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। अब्दुल कादिर बदायूनी का स्टेटमेंट है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब मरा था तो उसकी योजनाओं से जनता इतनी परेशान हो गई थी कि उसने कहा था दिल्ली को प्रजा, जनता को प्रजा से, जनता को आपका सुल्तान शासक राजा से, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, दोनों एक दूसरे से परेशान हो गए थे। तो इस प्रकार बदायूनी किसकी मृत्यु पर, यहाँ पर देखिए बदायूनी, वही बदायूनी ने कहा था, और सुल्तान एकदम सेम वही सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये यूपीएससी में पूछा गया है, आईएएस में, यूपीपीएससी के स्पेशल मेंस में, और एमपीपीसी दोनों पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तरनामा, ये बेरोजगारों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। तो फिरोज शाह तुगलक देखिएगा, इसने बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तरनामा बनाया था।
जहां पर 14 वर्ष से अधिक व्यक्ति जो है रोजगार के लिए जो है आवेदन कर सकता था। बेरोजगारों की सहायता दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय, ये भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। ये आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दिल्ली के वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक अलग विभाग दीवान खैरात, दीवान खैरात इसी के अंदर विवाह विभाग था जो कि गरीब मुस्लिम कन्याओं की लड़कियों की शादी भी करवाता था। तो ये भी काम किसने किया है? काम किया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ। देखिए कि बहुत, ये तो हम इसके अंदर क्या पढ़ा है, ये तो बेसिक केवल हेडिंग पूछा जा रहा है। निम्न किस सुल्तान के दरबार सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलामों के लिए एक अलग से दास विभाग, गुलामों के क्रय विक्रय पर रोक लगा दिया। गुलामों सबको अधिक पसंद करने वाला शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। और इसके दरबार में 1,80,000 दास थे, सोचिएगा, जिनमें 1,20,000 ट्रेन दास विभिन्न कार्यालयों काम करते थे, विभिन्न कारखानों में। तो इसका मतलब फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन भारतीय राजा सल्तनत के कथनों पर कथन कौन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग दीवान आरिज विभाग स्थापित किया। देखो स्टेटमेंट, बलबल ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की, गलत है भाई। देखिए पहली बार दीवान आरिज डिपार्टमेंट पहली बार बलबन बनाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हम लोगों ने पढ़ा था। घोड़ों को दागने की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी करता है, बलबन नहीं, दोनों देखो आपस में इंटरचेंज कर दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली गद्दी पर उसके चाचा बैठे, गलत बात। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, इसका नाम रज्जब था, वो बैठता है, अर्थात ये भी देखो स्टेटमेंट गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग बनवाया था, एकदम सही स्टेटमेंट। ये देखिए यूपीएससी IAS 2002 में पूछे, बहुत आसान सवाल, कुछ ही सवाल में नहीं। देखिए सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग यानी PWD कौन बनवाता है? तो बनवाया है फिरोज शाह तुगलक ने। हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा इसने क्या क्या बनवा, उसके तहत निर्माण करवाया, तो इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। दिल्ली को सुल्तान जो भारत में नहरों के बड़े जाल का निर्माण करवाता है, तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। पहली बार नहर गयासुद्दौला तुगलक, नहरों का जाल 11 नहरें बनवाई थी इसने, नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला, हक ए कर सिंचाई कर लगाने वाला पहला जो आपका सुल्तान था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ये कर जो था 1/10 था। तो पहला सुल्तान है जो सिंचाई कर लगा रहा है फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का श्रेय जाता है फिरोज शाह तुगलक। कट्टर सुल्तान था, देखिएगा, इसने फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के, इसने बाग लगवाए थे, 1200 बाग लगवा रहा है फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बहुत सारे फलों के बाग लगवाए। ये बागों का शौकीन थे। इस तरह कभी कुछ सवाल आ जाए तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा से 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली कौन लाया था? हम लोगों ने पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ दोनों को लेके आता है, बहुत डिटेल हम लोगों ने मौर्य काल की वीडियो में पढ़ा था और यहाँ भी हम लोगों ने देखा था। दिल्ली के वक्त कौन सुल्तान जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाते थे? वही सेम सवाल है फिरोज शाह तुगलक। ये पूछ सकता है, देखिएगा, ये पूछा भी गया है, यूपीपीसी से पूछा गया है, यूपीपीसी मेंस में पूछा गया है। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? जिस समय तैमूर ने अटैक किया उस समय इनमें से कोई नहीं था, गलत है। उसमें से किसके शासनकाल में? शासनकाल था नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद शाह। उसका होगा नसरुद्दीन महमूद शाह। ये सारे आंसर गलत हैं, तो ये गलत आंसर है, इसका कोई आंसर नहीं होगा। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान था, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दारुल सफा क्या था? दारुल सफा एक मुफ्त चिकित्सालय या औषधालय था, एक फ्री हॉस्पिटल था, एक खैराती हॉस्पिटल, खैरात, जहां पर मुफ्त में जाकर आप इलाज करवा सकते थे। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक, जिसके अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह था। इसी के समय में ही तैमूर लंका आक्रमण होता है, तो आंसर नसरुद्दीन महमूद शाह पूरा नाम है, नसरुद्दीन महमूद भी है, तो भी आंसर हो जाएगा सी।
तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? देखिएगा तो सारा आंसर पूरा विकल्प गलत है, वही सवाल देखिए विकल्प सवाल ही गलत है। इसका आंसर ये इसमें होना चाहिए। तैमूर लंग ने किस वर्ष तो 1398 ईस्वी में भारत में अटैक किया? बार बार बहुत आसान, हमने तैमूर लंग की बहुत कुछ पढ़ा है, उसकी जीवनी, जफरनामा, उसकी उपाधियां सब पढ़ा है, उसकी राजधानी, यहाँ देख कुछ बड़ा सिंपल सवाल है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण ने किस वंश के पतन में योगदान दिया? तो आंसर तुगलक वंश। और तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज आया? तो वो सैयद वंश। क्योंकि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा वंश आया? तो आंसर हो जाएगा सैयद वंश। निम्नलिखित कालक्रम को मिलाना है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, देखिएगा आपको पता है रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह है, ये देखिएगा ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये आपके गद्दी में बैठते हैं, आपको पता होगा 1200 आपका 36 में, यानी रजिया के पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसकी माँ का नाम शाह तुर्कान था, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 हो जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक आप जानते हैं 1351 से लेकर 87 के बीच में है। मुबारक आलम शाह 1445 से 1400 आपका 51 है। और ये मुबारक खान है, मुबारक शाह खिलजी के बारे में बात हो रही है, और ये आपको पता है ये हो जाएगा 1316 में। तो आप मिला सकते हैं कौन किस क्रम से है, तो 1 के बाद 2 3 उसके बाद 4, तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा सी। अब आगे हम लोग देखते हैं भाई, निम्नलिखित सल्तनत काल के साथ कौन से अफगान मुल्क, पता है आपको लोदी जो थे वो अफगान थे, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई लोदी। और लोदी पहला अफगान वंश है, भी जब शेर शाह बैठेगा वो द्वितीय अफगान वंश कहलाएगा। ये देखिए कि यूपीएससी 2006 में आईएएस में सवाल पूछा गया है, आपके सामने 3 शासक क्रम से मिलाना है। आपको पता है बहलोल लोदी के बाद आता है सिकंदर लोदी, बाद में इब्राहिम लोदी। तो इसमें देखिए बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, कितना आसान सवाल है, आंसर सी होगा। अब आप समझिए दिया गया मानचित्र, देखिए ये भी सवाल देखिए यूपीएससी का सवाल है, आईएएस देखो 99 में, कि दिए गए मानचित्र में लोदी सुल्तान से संबंधित है, एक को आपको पकड़ना है, ए का चिन्हित स्थान कौन है? देखो ए कहां पर है, ये ए बना हुआ है, देखिए ये वाला ए वाला क्षेत्र, ये देखिए ए है। अब देखिए बहलोल लोदी जौनपुर, इब्राहिम लोदी जौनपुर, सिकंदर लोदी अलीगढ़, तो अलीगढ़ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए पूर्वांचल में है, अलीगढ़ होता तो कहीं यहाँ पश्चिम में होता, तो अलीगढ़ तो होगा नहीं, 2 विकल्प तो खत्म हो गए। जिन्होंने भी कभी पढ़ा होगा, अच्छी मेहनत की होगी, तो इब्राहिम लोदी के समय कभी बहलोल लोदी का नाम, जौनपुर का नाम जो बहलोल लोदी सबसे पहली बार 1484 ईस्वी में जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी, और आंसर रहेगा जौनपुर। जिन्होंने भी बहलोल लोदी पढ़ा होगा तो उसके विजय में जौनपुर आता है, तो अपने आप गेस कर सकते हैं। इसका भी थोड़ा मैप अच्छा है, ये सवाल बहुत आसान है, जिसका मैप नहीं अच्छा उसके लिए लगता है क्या पूछ लिया गया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया? राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी खतौली के युद्ध में हराया था, तो खतौली या घटोली का युद्ध कहा जाता है, खतौली या घटोली का युद्ध कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राणा सांगा ने खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। निम्नलिखित किस सुल्तान ने एक नगर था जो अब आगरा है? तो आगरा नगर बसाया था किसने? भाई सिकंदर लोदी ने, और इसी ने ही 1507 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाई। तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसा, और 1507 ईस्वी में 6-7 में वो राजधानी बना आगरा। तो आज के बाद आगरा की स्थापना का श्रेय, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसको जाता है? सिकंदर लोदी को जाता है। ये बादलगढ़ एक किला था, उसी के पास इन्हें बनाया था। और राजस्थान के राजपूतों को बैलेंस करना था, व्यापार वाणिज्य के केंद्र में पड़ता था, व्यापारी मार्ग, तो कई महत्व इसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, क्यों बनाया, हम लोगों ने वहाँ वीडियो देखा था।
किस मध्यकालीन सुल्तान ने आगरा शहर की नींव डालने उसके सल्तनत का मानने काम फिर वही आगरा शहर की नींव उसको राजधानी कौन? सिकंदर लोदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखिएगा, लगातार यूपी मेंस में पूछा गया था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? देखिए यहाँ पूछा जा रहा है सिकंदर लोदी। ये भी देखिए लगातार पूछा। किसने कौन गुलरुखी नाम से कविता लिखता था? तो सिकंदर लोदी जो था ये कभी दाढ़ी नहीं रखता था, एकदम क्लीन सेव रहता था, हमेशा जो है शहनाई बजाया करता था, बहुत उसका शौकीन था, और गुलरुखी नाम से कविता भी लिखता था। तो इसकी कई खासियत हैं। कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो कभी दाढ़ी नहीं रखता था मुस्लिम? तो कौन सा? सिकंदर लोदी। कौन शहनाई बजाने का शौकीन था? सिकंदर लोदी। गुलरुखी नामक कविता कौन लिख रहा है? वो उपनाम से, तो ये भाई देखिएगा। किसने आगरा की स्थापना की? बार बार आगरा आ जाए तो सिकंदर लोदी आपका अपने आप आंसर हो जाएगा। सुल्तान कौन से अन्न के ऊपर कर? देखिए बात आप समझिए, बात ये सर, ये सिकंदर लोदी ये कहते हैं कि पूरे सल्तनत काल में सबसे सस्ते अनाज किसके समय बिके? तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं, आंसर होना चाहिए आपका सिकंदर लोदी। इसने अनाज के ऊपर लगने वाले समस्त प्रकार के करों खत्म कर दिया था और सारे चुंगी कर खत्म कर दिए थे, इसलिए इसके समय अनाज बहुत सस्ते। सबसे सस्ते अनाज किसके समय? सिकंदर लोदी में। तो अनाज के ऊपर अन्न को किसने खत्म कर दिया था, कर को? तो हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगे देखते हुए शासक किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? देखिएगा आपको पता है अच्छी तरह, देखिए बहुत बहुत गुलाम वंश 1206 से लेकर 90 तक, आपका 1296 से लेकर 1320 तक। लोदी देखिएगा भाई 1451 से लेकर 1526 तक। और सैयद आपको देखिएगा भाई 1414 से लेकर 1451 तक। तो खूब मिला सकते हैं 4132, 4132। कौन सा गुलाम वंश का नहीं था? बलबन गुलाम वंश का है, ऐबक भी है, इल्तुतमिश भी। लोदी देखिएगा लोदी वंश का है, इब्राहिम लोदी। आंसर ये हो जाएगा, ये तो दोनों हैं ही, तो आंसर ये रहेगा। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। बाकी इसका इसी हम सेकेंड पार्ट देखते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट, उस पर आपको लगेगा कि आपने मेहनत की होगी। तो आइए मैं वो स्टार्ट करता हूँ सेकेंड पार्ट। तो चलिए भाई देखते हैं। अब हम लोग आगे तक के तुगलक सैयद लोदी में कुछ ऐसे सवाल देखें जिसमें थोड़ा आपको मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ये भी सारे सवाल पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब इनको देखेंगे तो लगेगा आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो पहले एकदम वन वर्ड सवाल नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे बंगाल का हाजी इलियास फिरोज शाह तुगलक द्वारा पराजित किया गया था, परंतु सुल्तान बंगाल को अपने राज में सम्मिलित किए बिना दिल्ली वापस लौट आया। हम लोगों ने जब फिरोज शाह तुगलक पढ़ा था, जब उसका बंगाल अभियान पढ़ा था, हमने उसमें देखा था कि फिरोज शाह तुगलक जाता है, बंगाल को जीतता है, एक दला के दुर्ग को जीत भी लेगा, उसके बाद अचानक वो वापस लौट आता है। तो स्टेटमेंट एकदम सही है कि बंगाल को जीत नहीं पाया था, बंगाल अभियान इसका असफल माना जाता है। कारण यह है कि मंगोलों द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा पर सहसा ने अचानक आक्रमण कर दिया गया था, इसलिए बंगाल के अभियान को छोड़ चला था। एकदम गलत है। कहा जाता है जब इसने बंगाल का अभियान किया, एक दला को जीता, तो बहुत सारी मुस्लिमी औरतें और बच्चे इसके आके सामने रोने लगी, और ये बड़ा दयालु व्यक्ति था। ये जो है उनको देखकर आपका इसके आंख में आंसू आ गए। इसने कहा कि आप आदर योग्य महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, मैं अगर आपको हत्या करवाऊंगा, लूटपाट करूंगा, मारूंगा, तो मेरी और मंगोलों में क्या अंतर रह जाएगा। और इस तरह से इसके लिए वो वापस बिना जीते लौट आया था। तो कथन तो सही है, स्टेटमेंट एकदम गलत है। हमने पढ़ा भी था इसका। तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है। देखिए जिसने मेहनत की होगी वही इसका जवाब दे पाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगा उसको कि हाँ सही बात है, मंगोल आक्रमण हुआ होगा, पर फिरोज शाह तुगलक के समय में कोई मंगोल आक्रमण हुआ ही नहीं। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि चीजें जो है थोड़ा सा हमें अब अपने कॉमन सेंस को बढ़ाना है। अब आपकी स्टडी और आपके कॉमन सेंस दोनों एक होने हैं। निम्नलिखित में किस लेखक कथन था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तब वह अपनी प्रजा से मुक्त हो गया था, और प्रजा उससे मुक्त? पता है अब्दुल कादिर बदायूनी का स्टेटमेंट है। तो आंसर रहेगा अब्दुल कादिर बदायूनी। गयासुद्दीन तुगलक निम्नलिखित में कौन सा कृषि उपाय अपनाया नहीं गया? थे गयासुद्दीन तुगलक के ने जैसे गद्दी में बैठा उसने अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे नियमों को बदल दिया था। तो किसमें क्या नहीं बदला था, क्या नहीं अपनाया था, ये देखते हैं। बटाई के पक्ष में नाप जोक की पद्धति का निष्कासन एकदम सही है। उसने मसाहत पद्धति को खत्म कर दिया था, मसाहत में भूमि को नापा जाता था, वो खत्म हो गई थी और बटाई व्यवस्था लागू हो गई थी, एकदम सही है।
गांव के प्रधानों और मुखियाओं को उनके अनुलाभों को वापसी, एकदम सही बात है। खूत मुकद्दम चौधरी, उनकी जमीनों पर वो टैक्स नहीं लगेगा, वापसी हो चुकी थी। सरकार द्वारा मांग का आधार हुक्म हासिल पैदावार के अनुरूप होना, जिसमें कि फसल के नुकसान को समाविष्ट करने के, एकदम सही बात है। हुक्म हासिल लिया था, मान ली किसी के खेत में अगर मान ली 10 बीघे हुई, 1 बीघे खराब हो गई तो 1 कुंटल खराब हो गई 10 कुंटल में से, तो 9 कुंटल पे ही टैक्स देगा, खराब वाला हट जाएगा। इसके पहले 10 लगता था, खराब वाला किसान के हिस्से में जाता था, लेता 10 में था। एकदम स्टेटमेंट सही है। अलाउद्दीन खुद निर्धारित की भू राजस्व दरों में भारी कटौती की गई और इसको कुल का छठा भाग गलत है, 1/3 से 1/5 तक ले आया गया था, तो छठा तो एकदम गलत है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यही नहीं अपनाया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं लेकर, अब देखिए जो मेहनत कर रहा होगा उसके लिए बहुत आसान सवाल होगा। इन युग्मों को सुमेलित करना है। मलिक काफूर राजेंद्र प्रथम गलत, मलिक काफूर जो है वो आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के समय है। सिंगाय नायक प्रतापरुद्रदेव गलत, ये मारवर्मन कुलशेखर उलूख खा गलत, उलूख खा अलाउद्दीन खिलजी, मारवर्मन कुलशेखर तो पांड राजा हैं। काम्पिल देव जो था मोहम्मद बिन तुगलक के समय था, हम लोगों ने पढ़ा था, जब गुरसास का विद्रोह होता है इन्हीं काम्पिल देव के यहाँ गुरसास शरण लेता है, जो पहला दक्षिण का विद्रोह था, और आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक ने उस विद्रोह का दमन किया था और काम्पिल देव बाद में उसमें मारे भी जाते हैं। तो काम्पिल देव मोहम्मद बिन तुगलक के समकालिक है, सही सुमेलित है, आंसर हो जाएगा डी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई विदेशियों, हिंदुओं, मंगोलों को सम्मान और उच्च पद दिया, एकदम सही बात है। उसने कई विदेशियों को, मंगोलों को, सबको उच्च पद दिया था योग्यता के आधार पर, क्योंकि वह सामंत वंश को दुर्बल, गलत बात है। वह योग व्यक्तियों को प्रशासन में महत्व देना चाहता था, तो ए सही है किंतु आर गलत है। ये समझ लीजिए, कभी कोई सवाल आए तो आप पकड़ सकते हैं। निम्नलिखित में सही युग्म को, कौन युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, देखिए नहीं है पूछ रहा। अब चूंकि आप लोगों ने दारा सिकोह नहीं पढ़ा था, उसके समय में सरमत था, एकदम सही है, पढ़ेंगे आगे आ जाएगा। बाबर के समय में उसका देखिएगा मेरा भाई मिर्जा हैदर दोगलात, सही है। बलबन के समय में खान बालिक था। महमूद और अयाज, ये पता यही अयाज है जिसके ने अफगानपुर षड्यंत्र, अफगानपुर षड्यंत्र अगर हम लोग देखें, ये अफगानपुर षड्यंत्र 1325 में हो रहा था, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली बंगाल जीत के आता है तो निजामुद्दीन औलिया ने इसी के लिए हुनूस दिल्ली दूरस्त कहा था। कि दिल्ली से दूर अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बना था, लकड़ी का महल, और उसी महल में हाथी दौड़ को देखने की वजह से बाद में महल गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, कहलाता है अफगानपुर षड्यंत्र। ये महल अयाज ने ही बनवाया था। तो ये महमूद गजनवी देखिएगा तो उसके समय तो ये है नहीं, महमूद समय में, ये आंसर हो जाएगा गलत। ये तीनों सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर रहेगा ये। नगर इतनी बुरी तरह उजड़ गया था कि नगर की इमारतों, महल और आसपास के इलाके में एक भी बिल्ली या कुत्ता नहीं, एक भी बिल्ली कुत्ता नहीं बचा था। ये स्टेटमेंट जियाउद्दीन बर्नी का है, तो आंसर जाएगा जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। लेकिन एक अंधा और एक लंगड़ा बचता है, ये स्टेटमेंट किसका है? इब्न बतूता का है। तो अगर एक भी बिल्ली या कुत्ता, ये स्टेटमेंट जो है नहीं बचा था, पूरा नगर पूरी तरह खाली हो गया था, स्टेटमेंट जियाउद्दीन बर्नी का है। यूपीएससी में देखा IAS पूछा गया है। जब उसने राज सत्ता पाई तब शरीयत के नियमों और आदेशों से काफी स्वतंत्र। देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए, थोड़ा सा उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर एक लाइन है, जब उसने राज सत्ता पाई। देखिए जब उसने राज सत्ता पाई तो वह शरीयत की नियम, अलाउद्दीन खिलजी अपने अंतिम समय में शरीयत के विरुद्ध होता, लेकिन शुरू से ही शरीयत के विरुद्ध कौन है? वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर एग्जैक्टली होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक। तो वहां पर आप लोग सही कर लीजिएगा, उसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो भी शब्द लिखा कि जब उसने, ये स्टेटमेंट बर्नी ने दिया है अपनी किताब तारीखी फिरोज साहिब, स्टेटमेंट लिखा जब उसने राज सत्ता पाई तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफी स्वतंत्र था। इसीलिए उलेमा सबसे ज्यादा नाराज जो थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक से। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहुत अधिक विद्रोह होने का रीजन यह था उलेमाओं के नाराज भी होना। ये स्टेटमेंट किसके लिए है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट बर्नी ने दिया है। तो वहां भी आप देखेंगे वो अलाउद्दीन खिलजी काट के वहां आंसर कर लीजिएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ग्रामीण बिचौलियों को गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दी गई रियायत संबंध कौन से कथन करना? देखिए
उसने उन्हें किसानों पर कर लगाने, यानी कि जो ग्रामीण बिचौलिए ने, वही जो खूद मुकद्दम चौधरी थे, वही देखिएगा, उसने उन्हें किसानों पर कर लगाने की अनुमति प्रदान की। उसने उन्हें भू राजस्व आवंटन प्रदान किया। उसने उन्हें दिल्ली सल्तनत की सेना भर्ती किया। उसने उनकी भूमि को कर मुक्त, ये स्टेटमेंट है देखिएगा। यानी खूद मुकद्दम जो चौधरी थे, गयासुद्दीन तुगलक ने उनको ये रियायत दी थी, रियासत नहीं है रियायत है, देखिएगा क्या रियायत दी थी कि अब आपकी अपनी भूमि पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने खूद मुकद्दम चौधरी से भू राजस्व वाले जो अधिकार तो छीने थे, प्लस उनकी भूमि पर टैक्स भी लेना शुरू कर दिया था। तो उसने उनकी भूमि को कर मुक्त कर दिया। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कह दिया था जो बिचौलिए हैं उनको टैक्स नहीं देना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वह पहला सुल्तान कौन था जिसने अकाल पीड़ितों के साथ, यानी अकाल संहिता, वो आंसर पता आपको कौन है? आपका मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने संस्कृत की किताबों का अनुवाद का पता? अनुवाद विभाग बनाता है फिरोज शाह तुगलक, और खालिद किरमानी के द्वारा 1200 संस्कृत की किताबों का फारसी में अनुवाद किया जाता है। और ये समय हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय में, उसका नाम था दलाइल फिरोज शाही। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। सब पढ़ाया गया है आपको। कौन से विदेशी यात्री दिल्ली का काजी हुआ था? उस विदेशी यात्री का नाम था इब्न बतूता, जो दिल्ली के 8 वर्ष तक वो काजी रहता है, दिल्ली का 8 वर्ष तक। तो उसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई की व्यवस्था में सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र हुआ? इसका सर्वाधिक लाभ हरियाणा क्षेत्र हुआ था। हमने देखिए पढ़ा भी था लेक्चर, आप देखिएगा, उसने सीधा आंसर दिया है हरियाणा। वहां पर ये लगभग 5 महत्वपूर्ण नहरें हरियाणा के क्षेत्र में बनवाता है। सल्तनत काल में महादियों का आंदोलन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी था, फिरोज शाह तुगलक के समय में था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ने महादी विद्रोह को दबाया था, दोनों के समय में। फिरोज शाह तुगलक ने रुकन को तो फांसी भी दे दी थी। प्रशस्ति के रूप में बदरुद्दीन द्वारा लिखित पुस्तक शाहनामा, देखिए बदरुद्दीन चाच ने जो किताब लिखी है शाहनामा, वो मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। किताब आंसर हम लोगों ने जब मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा था तो वहाँ बदरुद्दीन ताज की शाहनामा पढ़ी थी। तो हम लोग अपने एक शाहनामा फिरदौसी की है, लेकिन बदरुद्दीन चाच के द्वारा लिखित आपका जो शाहनामा है वो मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। ये हम लोगों ने वीडियो में देखा था, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। मोहम्मद तुगलक ने शुरू किया, देखिए सांकेतिक मतलब उसने तांबे का सिक्का शुरू किया था, ध्यान दीजिएगा, तांबे का सिक्का शुरू किया था उसने। फिरोज ने केवल उन्हीं करों को लगाया जो इस्लामी कानून द्वारा अनुमोदित थे, सिवाय इसके, यानी कौन सा? सिंचाई कर। ये फिरोज शाह तुगलक का अपना खुद का हक ए सर्व जो कर लगाया था, ये शरीयत के हिसाब से उचित नहीं था, किंतु उसने इसको लगा कि आय का बहुत बड़ा स्रोत था। तो सिंचाई करके जकात, व्यापार, खुम्स, ये जो कर थे वो इस्लामी कानून के द्वारा अनुमोदित थे। इसका इस्लामी कानून में कोई वर्णन नहीं था, ये स्वतः लगाया गया कर था। जब वो इस्लाम का अनुयायी था वो बहुत बड़ा, लेकिन तब भी उसने ये कर राज के आय को देखते हुए लिया था। लेकिन कौन सा कारण तुगलक साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं? कौन से कारण से तुगलक साम्राज्य का पतन नहीं हुआ? तुगलक की धार्मिक नीति एकदम, इससे साम्राज्य के पतन हुआ। तुगलक द्वारा फ्यूडल सिस्टम को बिल्कुल सही है, जागीरदारी प्रथा को पुनः जीवित किया, एकदम हुआ। तैमूर ने तो आक्रमण तुगलक वंश के पतन में सबसे ज्यादा हम योगदान दे दिया। तुगलक शासक की राजस्व व्यवस्था, इसका कोई योगदान नहीं था। तो आंसर जगह इसका पतन में कोई योगदान नहीं, बाकी तीनों पतन में योगदान है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन कई इतिहासकारों ने कई कारण बताए हैं। इन बतूता ने उन इतिहासकारों से भिन्न कारण बताया। उसने के हिसाब से बतूता का कारण क्या था कि दिल्ली की जनता के लोग उसको गाली वाले पत्र लिखते थे, उससे नाराज थे। इसका आंसर हो जाएगा भाई, देखिए कहीं पर है कि मोहम्मद तो दिल्ली की जनता से नाराज था, उन्हें दंड देते। ये स्टेटमेंट इब्न बतूता का है कि दिल्ली की जनता के लोग गाली भरे पत्र लिखते थे, इसलिए मोहम्मद उनसे नाराज था, उनको दंड देने के लिए उसने राजधानी परिवर्तन किया था। ये स्टेटमेंट किसका है? इब्न बतूता नाम खोला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा ये। आगे देखते हैं भाई, कौन सा कथन सही नहीं है? फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू मंदिरों को गिराया, एकदम गिराया। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू मंदिरों को जागीरों का लालच देकर हिंदुओं को जागीरों को लालच देकर मुसलमान बनाना, एकदम सही बात है। इसने जो है लालच देकर, पद देकर, धन देकर जो है हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम शुरू किया था। फिरोज शाह तुगलक ने उन हिंदुओं को जजिया कर से मुक्त कर दिया था। किनको? फिरोज तुगलक ने उलेमा वर्ग को दखल, उलेमा के बिना कोई काम ही नहीं करता था।
दखल नहीं देने दिया, दखल दिया। कौन सा सही है? देखिए भाई, तो दो स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो है फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग को प्रशासन में दखल नहीं, फिरोज शाह तुगलक बिना उलेमा वर्ग के कोई काम ही नहीं करना करता था। ये स्टेटमेंट देखा जाए तो पूर्ण रूप से गलत ये हो जाएगा। यदि फिरोज शाह तुगलक उन हिंदुओं को जजिया करते, मतलब किसी को नहीं है, उसने तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। तो स्टेटमेंट ये दोनों गलत है, लेकिन कभी एक चुनना हो तो आंसर ये चुनेंगे, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने कहीं मिसप्रिंट है इसमें कि फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग को प्रशासन में कभी दखल नहीं दिया, एकदम गलत है। बिना उनके सहयोग के तो कोई काम ही नहीं करता था वो। तुगलक समाज के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं था। धार्मिक नीति थी, ये हम लोग बार बार यही सवाल आ चुका है। आपका राजस्व नीति। दास प्रथा को भी इसलिए थी कि बहुत अधिक दासों दबाव आ गया था राज के, दासों 1,80,000 दास थे, उन पर बहुत व्यय होने लगा था, तो वो भी पतन का एक कारण था। तैमूर की विजय ने किस वंश का पतन किया? किस वंश का पतन किया? तो तुगलक वंश का। तैमूर ने 1398 ईस्वी में आकर तुगलक वंश का पतन किया। इसके बाद सैयद वंश की नींव डाली। मोहम्मद तुगलक प्रचलित सांकेतिक मुद्रा की सफलता के लिए कौन सा कारण? देखिए भाई, यह देखते हैं। लोगों ने सोने और चांदी को छिपा लिया और अपने राजस्व को नए सिक्के की रक्षा में अदा किया। एकदम सही बात है। लोगों के पास जो ओरिजिनल सिक्के उनको छिपाने लगा और तांबे के सिक्कों को जो है आपका ये चलाने लगे। विदेशी व्यापारी अपने व्यापारिक मार्ग के लिए सिक्कों को लेने, विदेशी व्यापारी ने कहा कि हम सांकेतिक मुद्रा क्यों ले, हमको चांदी लेंगे, तांबा है तांबा के लेंगे। सुल्तान जालसाजी मुद्रा के निर्माण को रोकने में विफल। एकदम सही बात है, इसको नहीं रोक पाया था। जालसाजी बहुत जाली सिक्के बनने लगे थे। लोग पिछड़े, अनभिज्ञ का कोई मतलब ही नहीं था, तो यही नहीं था। बाकी सब देखिए सफलता के लिए जो है तीनों जिम्मेदार थे। उत्तरदायी नहीं था, ये कारण उत्तरदायी नहीं था। बाकी तीनों कारणों से योजना सफल हो गई थी, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिरोज तुगलक ने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। एकदम नष्ट किया। हिंदुओं के साथ उसका ने प्रोत्साहित किया। उसने जागीर व्यवस्था को शुरू किया। उन्होंने हिंदुओं से सुलझ जाने वाला जजिया कर लगाया। नहीं, पहली बार इसने नहीं लगाया था, पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये है, तो इसमें तीन में से अगर किसी एक को हटाना रहेगा तो डी हटाएंगे, क्योंकि तीनों एकदम एग्जैक्ट सही है। हिंदू मंदिर तोड़े, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने में प्रोत्साहित किया और जागीर व्यवस्था को उसने शुरू ही किया था। कौन सा कारण तुगलक समाज के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं था? धार्मिक नीति थी, जागीर व्यवस्था लागू की तो थी ही, तैमूर का आक्रमण, फिर देखिए राजस्व नीति। तो आप देखेंगे एक ही सवाल घूम फिर के आ रहा है। किनकी माता हिंदू थी? नसरुद्दीन महमूद शाह की माता एक गुजराती हिंदू थी। फिरोज शाह तुगलक की माता बीबी जैला एक राजपूत महिला थी, रणमल की पुत्री थी। गयासुद्दीन तुगलक की माँ एक जाट की पुत्री थी। और सिकंदर लोदी की माँ एक सोनार की पुत्री। सभी की माँ हिंदू थी। इसमें डी हो जाएगा 1 2 3 4 सभी। हमने पढ़ा भी था, मैंने जगह पे नोट डाउन भी कराया था किन किन की माँ हिंदू थी। निम्नलिखित सुल्तान किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, की उपाधि मिली थी फिरोज शाह तुगलक को? तो खलीफा इसको सैयद उस सलातीन की उपाधि दी थी, नहीं खलीफा के नायब। दिल्ली की सुल्तान सबसे मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मजारों पर जाने से रोका। पहली बार रोका था फिरोज शाह तुगलक। कोई भी दिल्ली की महिला दिल्ली के बाहर स्थित मजार में नहीं जाएगी, ये रोका था किसने भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी को दिल्ली का आदर्श सुल्तान, बर्नी के हिसाब से आदर्श सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक। बर्नी ने अपने तारीख फिरोज शाही में लिखा है कि दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन है? वो है फिरोज शाह तुगलक। बर्नी एक कट्टर मुसलमान था और ये भी एक कट्टर शासक था। किस सुल्तानों ने किसकी शिक्षा? व्यवसायिक पाठ्यक्रम, तो शिक्षा में व्यवसायिक यानी कि अब कमर्शियल शिक्षा शुरू की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सब पढ़ाया गया। देखिए किसने सल्तनत का में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया था? डाक व्यवस्था का जो वर्णन करता है विस्तृत से, वो करता है इब्न बतूता। मोहम्मद तुगलक ने 4 योजनाएं प्रारंभ की थी, क्रम से देखिए। सबसे पहले देखिएगा द्वाब में कर वृद्धि लगभग 1325 में, राजधानी परिवर्तन 25-26 में, उसके सांकेतिक मुद्रा 27-28 में, अंत में एक आपका
31-32 में 1331-32 के आसपास खा, इसमें हो जाएगा 2143। 2143। निम्नलिखित कौन सा किन्नर था? देखिएगा, आपको पता कौन सा किन्नर था? मलिक राजा नहीं, मलिक काफूर होता, जफर खां तो था नहीं, मलिक सरवर। देखिएगा, मलिक सरवर एक किन्नर या हिजड़ा था, इसी ने ही आगे चलकर जौनपुर में सरकी वंश की नींव डालेगा, मलिक सरवर। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? मलिक सरवर। जिस तरह मलिक काफूर था वो एक आपका हिजड़ा या किन्नर था, उसी तरह ये भी किन्नर था। दिल्ली सल्तनत सुल्तान जहां पर चीन के मंगोल शासक एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध ये हिमाचल प्रदेश के बौद्ध विचार को देखने आया था, उस समय जो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। चीन के मंगोल शासक ने एक शिष्टमंडल भेजा था कि हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मठ को देखने के लिए, और उस समय कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। और इसी के आपका जब विदेशी आते हैं तो इन्हीं विदेशी को अजीज कहा था इब्न बतूता के द्वारा। और उसी के बाद 1342 ईस्वी में, 41 में आया था, ये आया था 1341 में। अगले साल 1342 ईस्वी में आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के मंगोल शासक तोगन तिमूर के यहाँ पर आपका इब्न बतूता को दूत बनाकर भेजता है। तैमूर के शासनकाल में तो तैमूर ने जब आक्रमण किया तो उसमें कौन था? नसरुद्दीन महमूद। से बहुत आसान सवाल है। किस राजवंश ने समांतक खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम लिखवाया? ये है कौन भाई? तुगलक वंश के लोग स्वयं को खलीफा का नायब कहते थे। रतन नाम के हिंदू को सिंध क्षेत्र का हेड बनाते हैं, राजस्व का हेड बनाते हैं कौन भाई? आपका मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वशक्तिमान अल्लाह जो अपने सेवकों की आजीविका को वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता है तो खुदा का बंदा होने तक मैं करिए। सारे जो विचार किसके? फिरोज शाह तुगलक के हैं। वो बहुत दयालु व्यक्ति है। इस तरह उसने क्या किया कि मैं अपने यहाँ पर किसी भी वृद्ध सैनिक को पदच्युत नहीं करूंगा। इस चीज़ की खुद योग्य सेनापति है ही नहीं, इसकी समय में आपका जो है सेना भी कमजोर होती है। वजारत वजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष। फिरोज शाह तुगलक का जो वजीर था, खाने जहां तेलंगानी या खाने जहां मकबूल, वही पूरा काम करता था। इसीलिए कहते हैं वजारत या विजारत या वजीरों का स्वर्णकाल कौन सा था? वो तुगलक वंश था। उसको वजारत प्रथा का चरम उत्कर्ष कह सकते हैं, या विजारत का या वजीरों का स्वर्णकाल, कुछ भी कह सकते हैं। आंसर रहेगा आपका फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में अति महत्वपूर्ण कारण कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, वह उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय लेता था। एकदम सही बात। सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि वो उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय लेते। इसलिए कहते हैं जब मैं गद्दी में बैठा, बर्नी ने कहा है, तो शरीयत के नियमों से एकदम स्वतंत्र था। इसका इसी के लिए यूज हुआ था। सबसे अधिक देखिए यही है। व्यापक खजाने से अच्छा है लोगों बने, मेरे पास बहुत अधिक पैसा होने से अच्छा है कि लोगों का मैक्सिमम कल्याण हो। यह स्टेटमेंट जो था वो था फिरोज शाह तुगलक का, ध्यान रखिएगा। और तारीख फिरोज शाही में उसने स्टेटमेंट दिया है। अफगानपुरा में अस्थाई लकड़ी के महल का रचयिता बने, वही अफगान में जो अफगानपुर संयंत्र क्या था उसका था अहमद अयाज। निम्नलिखित सुल्तान किसने अपना नाम सिक्कों से हटाने का, किस सुल्तान ने कहा था मेरा नाम सिक्कों से हटा लिया जाए? मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। इसने अपना नाम हटा के चारों खलीफाओं का नाम उसमें लिखवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को शांति समृद्धि के लिए उत्तरदायी बताया। किसको? फिरोज शाह तुगलक के समय एकदम शांति रही। क्यों रही? क्योंकि उलेमाओं के समर्थन को, वो बिना उलेमाओं की मदद से कोई काम नहीं करता था। उलेमाओं को दरकिनार किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वाधिक विद्रोह हुए, उलेमाओं का समर्थन इसने किया, इसलिए इसमें शांति। ये स्टेटमेंट बर्नी का है। निजामुद्दीन औलिया सत्ता मानने वाला सुल्तान कौन था? पता है? गयासुद्दीन तुगलक। दोनों बीच सत्ता थी, इसीलिए इसके लिए कहा था हुनूस दिल्ली दूरस्त, और उसके पहले इसकी मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने दास प्रथा समाप्त की नहीं, सती प्रथा नहीं, मंगोलों को पराजित किया, जागीर व्यवस्था पुनर्जीवित की। एकदम सही बात। डी। मोहम्मद तुगलक देवगिरी को राजधानी क्यों बनाया? राज विस्तार के लिए, दिल्ली जनता दमन करने के लिए, उसके प्रयोग के लिए। वह यह राज्य के फिरोज शाह मोहम्मद तुगलक का ही तर्क था, यह राज्य के केंद्र में है। तो दक्षिण को इसने विजय कर लिया था। किस सुल्तान को देश विदेश के दास बहुत पसंद नहीं, दासों को बहुत प्रसिद्ध कौन था?
फिरोज शाह तुगलक, कोई भी सवाल आ जाए। किसने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया? किसने नहीं दिया? देखिए बलबन ने। यहाँ पे देखिए तुगलक ने तो दिया ही, मोहम्मद तुगलक इल्तुतमिश में खुद दास थे कि बलबन दास था। बलबन ने किसी भी दास को प्रश्रय नहीं दिया था। यहाँ तक कि जो गुलाम में चलीसा था उसका अंत कौन करता है? बलबन। बलबन। किस राज को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी 1484 में जीता? देखिए बहलोल लोदी 1484 जौनपुर को जीता था, जौनपुर। ये सब पढ़ाया गया है, अगर आप देखेंगे सारा सवाल है। कतनों बिचा गए, सिकंदर लोदी ने अपना आवाज दिल्ली से आगरा पर, एकदम सही बात है। बड़े अमीरों के व्यक्तिगत सैनिक सिकंदर लोदी द्वारा स्वयं, एकदम सिकंदर लोदी नियम, जो भी बड़े अमीर होंगे उनके सैनिक जो है मैं खुद भर्ती करूंगा ताकि नियंत्रण बना रहे। सिकंदर लोदी ने मक्के की फसल पर शुल्क समाप्त, देखिए सिकंदर लोदी शुल्क बहुत समाप्त किया था, लेकिन मक्का स्टेटमेंट गलत है। मक्का की फसल तो पुर्तगाली लेके आते हैं, उसमें फिर उसको तुगलक था ही नहीं, सिकंदर लोदी था ही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। देखिए कितना फंसा रहा है। मक्का ना कहता, केवल फसल कहता तो आंसर हो जाता। मक्का की फसल तो पहली बार पुर्तगाली लाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ही गलत है। तो चलिए भाई ये कुछ और सवाल एक दो अब आगे देखते हैं भाई। बहलोल का राजत्व सिद्धांत राजत्व ही बंधुत्व था, एकदम सही बात। बहलोल का सिद्धांत राजत्व ही बंधुत्व था, सही है। बहलोल अफगानी कबीले जनजातीय भावना, एकदम सही बात। अफगान जनजातियों में सभी बराबर हैं, एक साथ बराबर हैं, इसलिए बैठते थे, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। इनसे सब पढ़ाया गया है। देखिए आपको लोदी राजस्व सिद्धांत आधारित था अफगान सरदारों की समानता पर, एकदम सही स्टेटमेंट। कौन सी नगरी लोदी सुल्तानों की राजधानी थी? आगरा। सिकंदर लोदी ने आगरा बना दी, तो क्या राजधानी हो गई? आगरा हो गई। आरपी त्रिपाठी के अनुसार लोदी शासकों राजस्व सिद्धांत आधारित था समानता के आधार पर। देखिएगा भाई, वह सुल्तान जिसने तैमूर और शाहरुख के सिक्कों का अपने अंकन पर, पता है कौन? आपका खिज्र खां। आपको इसके सिक्कों पर तैमूर और शाहरुख का अंकन था, ये सब पढ़ाया गया है आपको। खिज्र सैयद उसका संस्थापक है। आरपी त्रिपाठी के अनुसार सिकंदर लोदी के शासनकाल में क्या लिखा है? उसका शासन निरंकुश था, अमीरों को अर्ध स्वतंत्रता प्राप्त थी, ऊपर दोनों कस्मों में एकदम। आरपी त्रिपाठी ने ये स्टेटमेंट कहा है कि दोनों के बीच था, शासन तो निरंकुश था लेकिन अमीरों को अर्ध स्वतंत्रता प्राप्त दोनों के बीच स्थित थी, मतलब निरंकुश भी था, अमीरों को स्वतंत्रता भी प्राप्त, इसलिए भ्रष्टाचार सबका बड़ा बढ़ावा था उसके समय में। आगे भाई देखते हैं, जबकि कत्तों में सुमिलित महमूद गजनवी अलबर्नी, एकदम सही बात है, गजनवी इसके साथ आया था। मोहम्मद बिन तुगलक इन बतूता, एकदम सही है। मार्को पोलो आता है कुलशेखर के, एकदम सही स्टेटमेंट, आगे पढ़ेंगे आप लोग। सिकंदर लोदी गलत बात है। अब्दुल रज्जाक जो आता है वो देवराय सेकंड के समय आता है, या देवराय सेकंड आप लोग पढ़ेंगे, ये विजयनगर का शासक है, तो आंसर ये हो जाएगा, गलत है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी आपका किसके दरबार में था? मुबारक शाह के दरबार में था। और सिकंदर लोदी की मृत्यु जो होती है 1517 में होती है। इसके बाद गद्दी में कौन बैठता है? बैठता है इब्राहिम लोदी। तो ये सारे सवाल हमने देखे। अब आप देखेंगे लगभग सारे सवाल हमने कवर कर लिए। इस वीडियो को बढ़िया से पढ़िएगा। हम लोगों ने तुगलक सैयद लोदी कंप्लीट करे। अब हमारा दिल्ली सल्तनत का एक मेजर पोर्शन कंप्लीट होता है। अब इसके अलावा प्रशासन, साहित्य, कला, ये सब छोटे मोटे क्षेत्रीय राज ये हैं, लेकिन एक बड़ा सेगमेंट जिसमें एक पूरा डेवलपमेंट जुड़ा हुआ था वो कंप्लीट होता है। हम लोग आज यही देखेंगे, अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।